Hello everyone. My name is Vikas Agarwal. I am the founder of AIF and PMS Experts India. So at AIF and PMS Experts India, some of you are attending our sessions for quite some time now. Might be knowing. For those who have joined here for the first time, would like to know about us. So we are a kind of digital platform for investing in alternate investments and portfolio management services. In fact, we are emerging as one of the largest platform. We manage about close to 500 crores of asset under management now as we speak. We've got about 200 families with whom we are kind of working very closely. So at the IF and PMS Experts India, we keep organizing this show called Ask the Expert, where we invite industry experts. We try and read their mind, try and understand what's happening in the markets, more particularly domestic than international. Of course, we try and know their geopolitical views as well. And post that, we also talk about that how do they manage funds, what kind of philosophy they follow within the organization, if at all they have any sort of defined investment philosophy. If not, then how randomly they pick up the stock, how do they research the stock, what kind of product returns they could manage to achieve maybe in last 2 3 5 years time, depending upon when was the time they applied for the license. And also try and read their mind in terms of how are they looking at going ahead, how are they, what kind of schemes that they are sort of accepting money into. So all these things will be answered in next half an hour. And in case you have any questions, please type in your questions in Q&A box, not in the chat box. That's on your right hand side. Okay. So hello Vikas ji. First of all, thank you so much for accepting our request. आपने अपना समय निकाला कीमती और हमसे बात करने के लिए हमारे इन्वेस्टर से। तो हमारे को दो तीन रिक्वेस्ट आई है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हिंदी में हो विकास जी। शायद उन्होंने आपको किसी सेशन में हिंदी में बात करते हुए देखा है। वैसे तो आप सारे टीवी चैनल्स में आते हैं और बात करते हैं, अपना व्यू देते हैं, बट पर्टिकुलरली कोई यूट्यूब चैनल पे देखा है शायद आपको हिंदी में उन्होंने बात करते हुए। तो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई, तो वी ऑलवेज फॉलो आवर इन्वेस्टर्स एडवाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। आप अपना कीमती समय निकाल के आए। तो विकास जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप तो पिछले 25 साल से मार्केट में हैं और इसके पहले आपने एज अ सीईओ काम किया एडलवाइज में, वेरियस लीडरशिप रोल पे आपने उनके मल्टीपल बिजनेसेस शेप अप किए हैं। सो यू स्पेंड ऑलमोस्ट 17 years with one of the largest organization of India in capital markets called Edelweiss. एंड इसके पहले आपको 2014 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ से अवार्ड भी मिला था, प्रोफेशनल अचीवर अवार्ड। तो आपका नजरिया जानना चाहते हैं, बिकॉज आप इंस्टीट्यूशनल इक्विटी में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो आप एफआईआईज का भी मूड जानते हैं और आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी मूड जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द आउटलुक ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं एज ए इकोनॉमी? विकास, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं जितना हो सके हिंदी में बात करूं तो आपके ऑडियंस को शायद फायदा हो और उनको समझ में आ पाए। जरूर। तो उसमें कोई मतलब अच्छा है, हमारी मातृभाषा में बात करना तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो तो जैसा कि आपने कहा कि आई थिंक जो देखिए इंडियन मार्केट जो है एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव, और इंडियन इकोनॉमी कहूंगा, मार्केट तो छोड़िए, मार्केट तो उसका रिजल्ट होता है, आउटकम है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रही है। और जैसे कहूँ कि पिछले 10 साल के पीरियड में आप देखेंगे तो फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड, फाउंडेशन वॉज बिल्ट। जो जितने भी पुराने डीप रूटेड प्रॉब्लम्स थे इकोनॉमी के, उनको उनको दूर किया गया। ऐसे ऐसे रिफॉर्म किए गए, चाहे वो डिजिटल रिफॉर्म हो, चाहे वो जीएसटी हो, आईबीसी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, रेरा हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए उनको सबको एक एक करके एड्रेस किया गया, सबको बैंकों के खाते दिए गए। जो लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी है उनके लिए वेलफेयर की स्कीम चलाई गई, ताकि एक, और आप देखेंगे तो आज इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। सरकार ने पिछले 10 साल में इकोनॉमी को एक निराशा के दौर से निकाल के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। और ऐसा जैसा कि अभी मोदी जी कहते भी हैं कि ये जो अमृत काल का पीरियड चालू हो रहा है, जहां पे अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की नींव डाली गई है, कि 25 वर्षों में भारत जो है विकसित देश हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा विजन है और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जिसको बोलते हैं ना इकोनॉमिक मिराकल, पहले भी हुए हैं। और जो तो जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है एक इकोनॉमिक मिराकल के फेज से गुजर रहा है, जो अगले 10 15 20 25 सालों में हमारे आंखों के सामने होगा। तो अगर हम उस नजरिए से देखते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और उस नजरिए से हम देखते हैं तो हमको ये 2-5% का करेक्शन, वोलेटिलिटी, ये सब छोटी चीजें लगने लग जाती है। और ये बात का पर्सपेक्टिव मैं आपके दर्शकों को ऐसे भी बता सकता हूँ कि अगर आप आने वाले 25 साल को छोड़िए, पहले पिछले 20 सालों को देखते हैं, पिछले 20 वर्षों को देखें तो आप देखेंगे 2002-3 में मेरे हिसाब से निफ्टी जो था 800,000 पॉइंट के बीच में था। ठीक है। जी। आज आप 20 सालों में निफ्टी जो है 21 गुना हो गया है, जो एक 17-18% की IRR होती है। राइट। तो ये 20 साल के पीरियड में आप देखिए इकोनॉमी जो इंडिया की थी उसमें क्या क्या नहीं हुआ। UPA 1 आया, UPA 2 आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, 3G स्कैम, कोल स्कैम, हम लोग 2013 में फ्रेजाइल 5 के पार्ट हो गए, हमारी करेंसी 20% डिप्रिशिएट हुई, राइट, राइट। चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ, हमारे यहाँ पे मल्टीपल वॉर्स आई, कोविड आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, यूक्रेन वॉर हो रही है। आपको जो चीजें भी सोच सकते हैं, जितने रिस्क फैक्टर सोच सकते हैं, सब सोच लीजिए, सब आ गए। तो एक साल 100 सालों में एक बार होता है, वो भी आ गया, पेंडेमिक जो होता है। उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट ने 17-18% की रिटर्न दी है एक लंबे पीरियड के समय में। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अगर पिछले साल में ऐसा रहा है जहां पे हम काफी निराशा के दौर से भी गुजरे, वॉलेटिलिटी से भी गुजरे हैं, जो पिछले 20 वर्षों में इतना जो कुछ वॉलेटिलिटी के बावजूद भी इंडियन मार्केट्स ने इतनी अच्छी रिटर्न दी, तो अब जब हम एक विकसित भारत बनने की दौर से की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इससे खराब क्यों होगा, इससे बढ़िया ही होना चाहिए। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आज 4 ट्रिलियन के आसपास है, जो अगले 25 वर्षों में बढ़ के 30 ट्रिलियन हो जाएगी। हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे, आर्थिक ताकत बन जाएंगे। तो ये जो ग्रोथ है, ये बहुत बड़ा फेज है। तो मैं मानता हूं कि मैं इसलिए आपको इतना बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि लगभग जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है इक्विटी मार्केट में, सब 2 महीने में अभी क्या लग रहा है, कितना करेक्शन होगा, मार्केट में और वैल्यूएशन है नहीं है, वो सब बातें होती है। जबकि इक्विटी एसेट क्लास जो है, आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये मैं 5, 10, 15, 20, 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और वो अगर आप करेंगे तो मुझे उसमें कोई दोहराए नहीं है कि इंडियन इक्विटी दुनिया का सबसे बढ़िया मार्केट है। दुनिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं है आज की दुनिया में जो जो इतना फास्ट ग्रोथ कर रहा है, इतनी क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंड ग्रोथ है, जो बहुमुखी ग्रोथ है, हर तरह के सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ है। हमने इंडिया ने हमारी इकोनॉमी के सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो दुनिया में सबसे बेहतर है। चाहे आप डेट टू इक्विटी का रेशियो ले लीजिए, डेट टू जीडीपी का रेशियो ले लीजिए, हमारी फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट ले लीजिए, हमारी करेंसी ले लीजिए, हमारे इंटरेस्ट रेट ले लीजिए। आप कोई भी नजरिए से देखिए, हमारे जो मैक्रो है दुनिया में सबसे बेहतर है, और ऐसा लग रहा है कि ओनली बेहतर होने वाले हैं फर्दर। तो जब आप इस माहौल से गुजर रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि इंडिया एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक मिराकल होने वाला है। और दूसरा, इंडिया एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएशन के दौर से गुजर रहा है। जी, धन्यवाद विकास जी। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया कि पिछले 25 सालों में सारी चीजें हो गई, उसके बाद भी मार्केट जो है 17-18% के कैगर पे ग्रो किया है। बट आप ये बताइए विकास जी, आपने एफआईआई के साथ काफी क्लोजली काम भी किया है पहले भी। ये वापस क्यों जा रही हैं? पिछले 2 साल 3 साल का आप डेटा देखेंगे तो दे हैव बीन नेट सेलर, ये इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं। उसका क्या रीजन, आपका क्या सोचना है इस बार? मेरा मानना है कि एफआई जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कोई जा रहे वाली बात नहीं होती है। एफआई का एक जो पैसा आता है वो ग्लोबल एलोकेशन के हिसाब से आता है। तो जब जब आप देखेंगे फेड रेट जो है वो, अगर फेड की जो इंटरेस्ट रेट्स होती है वो जो बढ़ाती है, तो वहां के जो लोग इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं। उसका कारण ये है कि जब जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो जितनी भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज होती है वो करंट अकाउंट डेफिसिट रन करती है। तो उनके रेट बढ़ने से सबके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, और वो इकोनॉमी वीक हो जाती है। तो वो पैसा निकालना चालू कर देते हैं। और जब वो रेट वापस आती है नीचे, पीक हो जाती है, वहां नीचे आती है, तब वो पैसा वापस आता है। तो आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में सारे फॉरेनर्स ने पैसा निकाला, सारे इमर्जिंग मार्केट में से, इंडिया में से ही नहीं। तो वो उस जो फेड की रेट इतनी शार्प बढ़ी, उसके दौरान उसका पैसा निकाला है। तो उसके लिए वो निकला। पर फॉर्चुनेटली हमारे लिए क्या, डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमने 40 बिलियन 50 बिलियन की भी सेलिंग को झेल लिया, हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। मार्केट उस पीरियड में भी अच्छा किया। ये एक मार्केट की परिपक्वता दिखाती है, मेच्योरिटी दिखाती है। तो अब आप ये समझिए
कि जब ये पैसा आपने सुना होगा फेड की अभी इस साल की 3 रेट कट होने की ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो जब वो होना चालू होगा तो कितना पैसा वापस आएगा। तो मैं मानता हूं कि अगले 2 3 4 सालों में इतना पैसा इंडिया में आएगा बाहर से कि हम, मुझे लगता है कि वो एक मार्केट में थोड़ा हो सकता है बबल भी क्रिएट कर देगा। क्योंकि जब गया तब हमने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, और हमारा डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो स्ट्रांग है ही। तो जब ऊपर से वो लिक्विडिटी भी आएगा तो इंडियन मार्केट्स में एक, मुझे लगता है वैल्यूएशन और एक्सपैंड होंगे, स्टॉक्स और महंगे होंगे, और हो सकता है थोड़ा एक बबल जैसा सिचुएशन भी बन जाए। दूसरी बात करते हैं विकास जी, आपका राकेश झुंझुनवाला जी के साथ भी काफी एसोसिएशन रहा प्रोफेशनली, आपने काफी क्लोजली उनके साथ काम किया। आई रिमेम्बर मधु केला जी बता रहे थे कि जब हॉस्पिटल में थे लास्ट टाइम, जब वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनको उन्होंने हॉस्पिटल में बुलाया, बोला आज पार्टी करेंगे, खाना खाते हैं, और बताते हैं कि उनको बहुत तेजी दिख रही थी, और ये जस्ट तेजी जो अभी वाली है वो उन्होंने हॉस्पिटल में प्रिडिक्ट की थी। तो उनकी आंखों से जो आपने जो जो ये ग्रोथ देखा, और जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था या जैसा वो सोचते थे, और जैसा आपने उनके साथ में एक्सपीरियंस तजुर्बा लिया, उसके बारे में कुछ शेयर कर पाएंगे आप विकास जी? जी, राकेश जी एक आई थिंक बिग बिलीवर, आई थिंक जो वो थे, दुनिया हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे चुनिंदा लोगों में से जो एक इंडिया में बिग बिलीवर थे, और उनमें एक बड़ा पिक्चर देखने की क्षमता थी। वो समझ सकते थे कि इंडिया में क्या क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो और उनमें अलग अलग डॉट क्रिएट कनेक्ट करके एक बड़ी पिक्चर को बनाने की क्षमता थी। उसकी वजह से वो हमेशा आ, वो चीज देख पाते थे जो शायद सब लोग नहीं देख पाते थे। क्या होता है जब हम थोड़ा लंबा बड़ा ये देखते हैं पिक्चर, तो उसमें हो सकता है छोटी पिक्चर मिस हो जाए, पर वो जो पिक्चर जो बन के आती है वो अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं तो आपके पास इन्वेस्टिंग कैपेबिलिटी, इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टिंग होल्डिंग पावर बहुत अलग हो जाता है। उनकी जो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि वो एक बड़ी पिक्चर को देख पाते थे और उसके हिसाब से अपनी बेट ले पाते थे, और उसके वजह से उनको जो उनका आउटकम थे वो वैसे ही थे। तो और वो इंडिया में बिग बिलीवर थे, और मैं भी मानता हूँ इंडिया एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं भी इंडिया में बहुत समय से बिलीवर रहा हूँ। मैंने जो भी थोड़ा बहुत कमाया है, ये इसी इंडिया के बिलीफ की वजह से ही कमाया है। तो मैं तो ये सब कहूंगा, जितने भी स्केप्टिकल लोग हैं इंडिया को लेके वो हमेशा पछताते रहेंगे। जो बिलीवर हैं वो इंडिया में जो इंडियन का इकोनॉमिक मिराकल है उसका बेनिफिट रहेंगे। तो वही राकेश जी भी कहते रहते थे कि जो बिलीवर है वो पैसा बनाएगा, जो नॉन बिलीवर है वो खाली क्रिटिक बन के रहेगा कि इंडिया में ये बराबर नहीं हो रहा है, वो बराबर नहीं हो रहा है। तो आपको चूज करना है आपको कौन से कैंप में रहना है। जी, नहीं, कुछ क्रिटिक की बात करते हैं तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या गलत हो सकता है विकास जी? क्योंकि दोनों स्कूल ऑफ थॉट तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी इकोनॉमी हो। आपके हिसाब से इंडिया में गोइंग अहेड, वन इज आपको आशावादी रहना है, और आप एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल रहते हैं, बट आपको क्या लगता है तीन चार चीज जो गलत हो सकती है या रिस्क है मार्केट में करंट लेवल पे अगले 5 7 साल 10 साल के व्यू से, लॉन्ग टर्म रिस्क? पहली बात तो मुझे भी कहता हूँ आशावादी रहना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि अंध रहना, अंधविश्वास होना चाहिए और अंधा रहना चाहिए। आशावादी रहना और रिस्क टेकिंग और रिस्क को मैनेज करना दो अलग चीजें होती है। जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट भी उसका कोर कोर पार्ट है। पर रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि आप खाली रिस्क ही देखते रहें। मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आप वही रिस्क लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप वही रिस्क लें जो आपको लगता है उसका रिस्क लेने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। तो आशावादी रहना और रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं एक दोनों को अलग नहीं मानता हूं। और अगर आप सी रिस्क जो है, जितना लंबा समय रखेंगे उतनी रिस्क कम होती है, जितना छोटा रखेंगे उतनी रिस्क ज्यादा होती है, राइट। तो आप छोटे समय में रिस्क कुछ भी हो सकती है, वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में रिस्क है, कोई इलेक्शन आ रहा है वो भी रिस्क है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाए वो भी रिस्क है। पर अगर आप 5 10 साल का नजरिया लें तो मुझे तो कोई ज्यादा रिस्क नजर नहीं आती है, क्योंकि जो मैंने अभी दिखाया आपको कि पिछले 20 साल का आप देखो उसमें सब रिस्क आई, उसके बावजूद भी इंडिया ठीक किया, राइट। तो बात। रिस्क तो आएगी। जी जी। और ये अगले 25 साल में और आएगी रिस्क। मार्केट्स ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि मार्केट 20 20 टका करेक्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर वो तो आप इन एंड आउट करके तो कभी पैसा बना ही नहीं सकते हो। आप इन्वेस्ट करके ही पैसा बना सकते हो। इसमें खाली आप जब डाउन डाउन पीरियड आए तब आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं जो डाउन पीरियड आता है उसमें पैनिक करके निकल जाते हैं, और जब सब
गुड पीरियड आता है तब पीक पे इन्वेस्ट करते हैं। वो सबसे खराब सिचुएशन होती है कि आपको खराब समय में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छे समय में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यही सिंपल सा एक सार है। बहुत अच्छी बात बोली। सो आपका अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं आपको वी वांट टू रीड योर माइंड अबाउट वैल्यूएशंस की। अब आपको जैसा आपने बोला कि खराब समय में डालना चाहिए पैसा, और अच्छे समय पे आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो विकास जी, पिछले 1 सालों में देखा गया है स्मॉल कैप में काफी इंप्रूवमेंट मिला है वैल्यूएशंस में, और अच्छा खासा। तो इस समय पे इन्वेस्टर्स का ये बहुत क्वेश्चंस आ रहा है मुझे पर्टिकुलरली, और वी वांट टू रीड योर माइंड और आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप में वेल प्रॉफिट बुक करना चाहिए या ये टाइम पे एंटर करना चाहिए। ओवर टू यू। ये वापस मैं वही कहूंगा, स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप से इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में 5-10 सालों के लिए, और अगर मुझे कोई कंपनी पसंद आती है, मैनेजमेंट पसंद आता है, बिजनेस पसंद आता है, आई वुड रादर बाई इट स्मॉल देन बिग। बिकॉज अगर बढ़िया कंपनी और बढ़िया आदमी है तो मैं जितना छोटा खरीदूंगा उतना बड़ा रिटर्न बनेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप मिड कैप ने ज्यादा परफॉर्म किया है। थोड़ा कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे एक्सुबरेशन भी बहुत ज्यादा ज्यादा है, उसमें यूफोरिया भी ज्यादा है। तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आ जाए। पर अगर आप वापस 5-7-10 साल का व्यू लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो स्मॉल एंड मिड कैप में भी बहुत पैसा बनेगा। तो मैं तो इस बिलीव बात में बिलीव ही नहीं करता हूँ कि आप बेचो खरीदो। पैसा बेचने और खरीदने से बनता ही नहीं है, पैसा एक्चुअली होल्ड करने से बनता है। जितना आप लंबा खरीदोगे, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आपको बता सकता हूँ लॉन्गेस्ट होल्डिंग 23 साल की है। कुछ स्टॉक है मैं 23 साल से होल्ड कर रहा हूँ। ठीक वाह। है। तो वो आपको वैसा ही वैसा अगर नजरिया रहेगा तो जी। आपको आराम से पैसा बनेगा। जो कंपाउंडिंग की आर्ट है वो मैं जैसे बताता हूँ, अगर आप आज 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप खाली 15% रिटर्न बनाते हो, 25 साल में उसका वैल्यू 450 करोड़ होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपाउंडिंग होती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है, किस नजरिए से करना है। लॉन्ग टर्म में करोगे तो बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी। अच्छा विकास जी, एक रिसेंसी बायसनेस भी देखने को मिला है, और जैसा आपने बोला कि भाई लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, ब्रेग्जिट हुआ, फिर रेरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जीएसटी हुआ, तो मार्केट्स भी वैसे वैसे ही रिफ्लेक्ट किए। 2017 में मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कुछ कंपनीज पीक आउट किया, फिर 18 में देखेंगे कि नोटबंदी हुई, उसके बाद में मार्केट गिर गया 20%, 100 रुपये 80 रुपये हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप इंडेक्स। उसके बाद में फिर जीएसटी रेरा आ गया तो 80 रुपये 60 रुपये हो गया। 60 रुपये जैसे ही 65 रुपये आने वाला था 2000 कोविड में जनवरी में, तो वापस वो घट के 40 रुपये भी हो गया। मैंने वो भी ट्रैक किया है। तो मोटा मोटी 3 साल में 100 रुपये जहाँ 200 रुपये होने थे वहां पे 40 रुपये हुए, और वहां से फिर वो 200 रुपये भी हुआ और 300 रुपये भी हुआ एज वी स्पीक टुडे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर चूंकि इससे गुजरते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इसी तरह से सिमिलर ट्रेंड रहेगा, या ग्लोबल इकोनॉमी जो आपने रीड करी है, क्या उनमें भी यही ट्रेंड देखा गया है कि 1 साल 2 साल खराब चलता है फिर चलता है? उसके पहले भी आप देखेंगे 17 के पहले तो मोदी जी आने के पहले खराब समय में गुजरा, उसके पहले लेमन ब्रदर वाले वाले 2-3 साल खराब गए, फिर 1 साल में पैसा बना, जैसे ही मोदी जी आए 14 में बना, फिर 17 में बना, उसके बाद में 20 के बाद अभी 21 में बना, और फिर अभी ये 24 में बना। तो ये साइकिल जो देख रहे, तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते समय एक क्वेश्चन जरूर जानना चाहता है कि आपका क्या नजरिया है कि क्या ये रिसेंसी बायसनेस बोल ले और आगे ऐसा नहीं होगा, या आपको लगता है कि ये तो चलेगा ही और ग्लोबल इकोनॉमीज में भी ऐसा चला है? ओवर टू यू। ये तो होते रहेगा, क्योंकि देखिए कोई मार्केट वन में नहीं जाता है। मार्केट इज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद डिफरेंट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो उसकी वजह से साइकिल्स क्रिएट होती है। ये साइकिल्स इन द मार्केट इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना। बिजनेस साइकिल्स जो होती है वो मार्केट साइकिल भी होती है। तो जो ये करेक्शन आते हैं साइकिल्स के, हाँ ये हो सकता है जैसे आपने बताया डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, रेरा आया। सो वो जो एक साथ जो रिफॉर्म्स का कैरी आउट किए गए, उसकी वजह से जो एक्सटर्नल शॉक मिला वो अनप्रिडिक्टेबल था। इन हाइंडसाइट इट वाज गुड, बट जब आया तब बहुत पेन किया। वो बहुत जरूरी था। तो उस समय आपको ये देखना है कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट किया हुआ हूँ उसका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट ठीक है, तो वो सारी क्राइसिस को हैंडल कर लेंगे। पर उसी समय में अगर वो बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट खराब है तो उस कंपनी में मर जाएंगे।
तो आप देखेंगे उन सब शॉक्स में काफी कंपनियां बंद हो गई, और काफी कंपनियां यू नो एकदम परमानेंटली डैमेज हो गई, या फिर वापस तक शायद वापस नहीं आई हो। तो आपको ही देखना है कि जब क्राइसिस आती है तो आपकी कंपनी में, क्राइसिस तो आएगी, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में, बैलेंस शीट में कैपेबिलिटी है उसको स्टैंड करने की, और नहीं। अगर आप, इसीलिए हम लोग जब कभी इन्वेस्ट करते हैं तो वी डोंट लाइक जहाँ पे मैनेजमेंट की क्वालिटी खराब हो, या वो थोड़े चोरी चकारी करते रहते हो, या फिर वी डोंट लाइक कंपनी जहाँ पे लेवरेज ज्यादा हो, लोन ज्यादा हो। कौन सी कंपनी मरती है जब क्राइसिस आती है? जिसके पास लोन ज्यादा हो, वो हैंडल नहीं कर पाती है, या फिर जिसके फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो। तो आप बिजनेस मॉडल में जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, आपकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, वो है कि नहीं है? तो अगर आप उन कंपनियों को चुनेंगे तो वो खराब टाइम भी विथस्टैंड करके आगे पैसा जमा करा देगी, और इनफैक्ट खराब टाइम में वो स्ट्रांग होती है। जिनको एक टर्म है नसीब तालिब की, एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज व्हाट ब्रेक्स when there's a turbulence, anti fragile is what becomes stronger when there's a turbulence. So वो जो एक कंपनियां होती है वो खराब टाइम में स्ट्रांग होकर गुजरती है, और हेंस अच्छा रिटर्न देती है। तो आप रिस्क को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जीएसटी आएगा क्या, डिमोनेटाइजेशन आएगा क्या, या कुछ और युद्ध होगा क्या, या कुछ आएगा, वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप ये देख सकते हो कि मैं कैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे लोगों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी बैलेंस शीट में लेवरेज है कि नहीं है, यू नो सो उनका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है। वो आप रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो सही है तो आप आगे, अगर शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको आप विलस्टैंड करके बाहर बराबर आ जाओगे। मैं थोड़ा सा आपके करियर पे जाता हूँ। 26 साल में 21 साल आपने जॉब करी, उसके बाद में पिछले 5 साल से आपने पीएमएस चालू किया। व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू अप्लाइंग फॉर लाइसेंस एंड स्टार्ट दिस? लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। मैंने 17 साल एडलवाइस में जॉब की, मैंने वहाँ पे काफी बिजनेसेस बनाए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। तो मेरा ये मानना है, और मैं मारवाड़ी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हमेशा मेरे को अपना बिजनेस करने की तो हमेशा से ख्वाहिश थी। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अभी न, जो सीखना था सीख लिया, सब कुछ हो गया, थोड़ी पूंजी भी बन गई, तो अगर अभी रिस्क नहीं लेंगे, और जब इंडिया का एक इतना, लोग बोलते हैं आज, मैं तो 2000, मतलब मैं तो बहुत बिग बिलीवर हूँ कि इंडिया का अगर इतना अच्छा 15 20 25 साल आने वाला है, जब आपके पास टेल विंड होती है और आपके पास कैपेबिलिटी, आपके पास कैपिटल है, तो आप कोई भी बिजनेस बना सकते हैं, और आपके पास कमिटमेंट है, टाइम देने का आपको है, तो आप कोई भी बिजनेस बना सकते हैं। तो हमारा आइडिया ये नहीं है कि कोई हम पीएमएस चला लें, हमारा आइडिया है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं, उस बिजनेस में बहुत लोग हमारे साथ जुड़े, उनका फायदा हो। तो एक, ये हमारी लंबी जर्नी है, कोई 2 5 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनी बनाएगी जो हमारे बाद भी अच्छे से चलती रहे। जी। तो आप हमारे इन्वेस्टर्स को अगर बता सके कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट फिलोसफी तैयार की, कोई फ्रेमवर्क तैयार किया, थोड़ा सा आप कार्नेलियन के बारे में और जो स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो हमारी जो, आई मीन, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बहुत सिंपल है, कॉमन सेंसिकल है, बहुत ही सिंपल है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखते हैं। हम लोग क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक एट अ रीजनेबल प्राइस। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग में, सिंपल सी बात है, पहली बात तो आपको क्वालिटी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ सकती। आपको जो मैंने बताया कि क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट दैट रॉन्ग देन गॉड सेव यू। दूसरी है कि पैसा खाली ग्रोथ से ही बनता है, तो अनलेस कंपनी ग्रोस, आपका पैसा नहीं बनेगा, तो ग्रोथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रीजनेबल प्राइस। इफ यू एंड अप ओवर पेइंग देन यू विल नॉट मेक गुड रिटर्न्स। सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत बड़ा जरूरी है। तो हम लोग वही ढूंढते रहते हैं कि एक तो रिस्क को कैसे मैनेज करें। रिस्क में दो रिस्क हमको कभी भी नहीं लेनी होती है। एक तो रिस्क ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। तो उसके लिए हमने बहुत बड़ी एक कैपेबिलिटी बनाई हुई है। हम कंपनीज पे फॉरेंसिक रिसर्च करते हैं, उनकी 10 10 साल की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उनके वेंडर चेक करते हैं, एम्प्लॉयज से बात करते हैं, एक्स एम्प्लॉयज से बात करते हैं, पूरा 360 डिग्री प्लांट को विजिट करते हैं, 360 डिग्री उसकी रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के बाद में हमको जब समझ में आता है कि कंपनी ठीक है, आदमी लोग ठीक है, बिजनेस ठीक है, तब जाके हम देखते हैं कि भाई अभी ये सही प्राइस पे है कि नहीं है, तो तब उसको हम लेते हैं। तो फॉरेंसिक रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारा। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि यू विल नॉट फाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू इन आवर पोर्टफोलियो। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉमिस है। उस पे, क्योंकि रिस्क जो है इन्वेस्टिंग में, आप उसी से मैनेज कर सकते हो, रिस्क आप और कोई तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। दूसरा है कि हम लोग ग्रोथ पे बहुत बड़े फोकस्ड हैं। वी लुक टू गेट कंपनी, हमारी एक बहुत स्पेशल फोकस है जिसको हम मैजिक बास्केट बोलते हैं, जहां पे हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां से अर्निंग ग्रोथ भी आए और वैल्यूएशन री रेटिंग भी होए। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं कि सपोज एक कंपनी का ईपीएस है वो 10 रुपया, अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, और पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 10 है। मतलब स्टॉक का प्राइस हो गया 10 × 10 मतलब 100 रुपया। अब अर्निंग ग्रोथ मतलब ईपीएस बढ़ के 10 का 20 हुआ, और प्राइस टू अर्निंग है वो 10 ही हुआ।
कहा तो हो गया 200 का भाव। पर इसके साथ साथ में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 10 से 20 हो गया तो स्टॉक का भाव हो गया 400, 20 गुना 20। तो ये जो आपको डबल इंजन मिलता है, डबल वहमी मिलती है, जब अर्निंग भी बढ़ती है और वैल्यूएशन भी बढ़ता है, उस चीज पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। ऐसा हमने बहुत सक्सेसफुल ट्रेंड पकड़े हैं, आइडियाज पकड़े हैं पिछले 5 साल में। जैसे कि हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक जब हमने खरीदा था 2019 में, हमारी सबसे बड़ी होल्डिंग रही है पिछले 4-5 सालों में। हमने 260-70 रुपए में खरीदा था, एक टाइम बुक के आसपास ट्रेड करता था। उस टाइम हमने देखा कि इसमें री रेटिंग की संभावनाएं बहुत बड़ी है, बिकॉज पूरी मैनेजमेंट टीम चेंज हो गई। और उसके पहले 10 साल में स्टॉक ने जीरो रिटर्न दिया था, तो हमने इसमें बड़ी पोजीशन ली। आज आप देखेंगे तो 4 साल में 4 गुना हो गया है। एक टाइम की बुक है जो ढाई टाइम बुक पे ट्रेड करती है, और बुक भी एक्सपेंड हुई है। इसी पीरियड में आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने जीरो रिटर्न दिया है। तो पिछले 4 साल में हमने एचडीएफसी बैंक नहीं खरीदा, आईसीआईसीआई बैंक खरीदा। तो आप सेम बैंकिंग सेक्टर में रहते हुए एक स्टॉक 4 गुना देता है, एक स्टॉक जीरो रिटर्न देता है। और यहीं पे जो है रियल फोकस लाइज कि आप किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो हमारी मैजिक बास्केट है, इस मैजिक बास्केट में फ्रेमवर्क जो है कि जहां पे हम अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन रिलेटिंग को देखते हैं, यहाँ पे हम वो सब स्टॉक्स को ढूंढते हैं जहां पे ये डबल इंजन, डबल एक्सेलरेशन मिल जाए। और उससे हम, अगर आप हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी देखेंगे तो उसी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स रहे हैं। जी। तो पिछले 5 साल हो गए आपकी स्ट्रैटेजी को, 5 साल कंप्लीट हो गए, राइट सर? हाँ जी, मतलब ऑलमोस्ट। Yeah. You have a slide if you wish to share because some investors are requesting for your performance to be seen. तो अगर आपके पास कोई स्लाइड अवेलेबल हो तो एज अ हाउस आपके पास दो स्ट्रैटेजी है, सिंगल स्ट्रैटेजी है पीएमएस? नहीं, हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजी, मैं आपको दिखाता हूँ। जी। तो ये देखिए, आप हमारी सबसे पुरानी स्ट्रेटजी जो है, फर्स्ट हमने चालू की थी कार्डिनल कंपाउंडेड फंड, जिसमें हम मल्टी कैप फंड है, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 20% स्मॉल कैप के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। 20 से 25 स्टॉक होते हैं ये एआईएफ में। तो ये स्ट्रैटेजी आप देखेंगे तो 22.2% का हमारा रिटर्न पिछले अराउंड लगभग लगभग 5 साल का रिटर्न रहा है, पोस्ट आवर एक्सपेंसेस एंड फीस, जो कि बेंचमार्क के सामने 15% है, 15.4। तो ऑलमोस्ट 7%, लगभग लगभग 7% का एनुअल परफॉर्मेंस हमारा आउट परफॉर्मेंस इस स्ट्रैटेजी में रहा है। एक खास बात बताता हूँ, हमारे पोर्टफोलियो को हम जैसे बेंचमार्क करते हैं क्वालिटेटिव में, फास्टर स्ट्रॉन्गर चीपर, मतलब हमारा पोर्टफोलियो का अर्निंग ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ है जो फास्ट ग्रोथ होना चाहिए बेंचमार्क से। तो आप देखेंगे तो हमारी ग्रोथ अर्निंग है 22% की, इंडेक्स की है 20 की। दूसरा स्ट्रॉन्गर ऑन आरओई, तो हमारी आरओई 17.7% की है, इंडेक्स की जबकि है 13.5% की। और हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो 0.1 है, जबकि इंडेक्स का है 0.6। तो हम स्ट्रॉन्गर ऑन आरओई एंड लो डेट टू इक्विटी रेशियो रखते हैं, एंड चीपर ऑन द वैल्यूएशन। सो ये 3 पैरामीटर हम हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखते हैं पोर्टफोलियो लेवल। एंड लास्टली आप देखेंगे तो हमारा बीटा जो है वो 0.9 है। तो हम लोग फास्टर स्ट्रॉन्गर चीपर के फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। तो ये कभी हमारी स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी जो थी, हमने ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च की थी, शिफ्ट स्ट्रैटेजी। हमने उस टाइम पे दो बड़े ट्रेंड पकड़े कि भाई ये तो 10 साल 15 साल के ट्रेंड है, नेमली मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा, आज तो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, पर मैं आपको कह सकता हूँ कि दावे के साथ कि अक्टूबर 2020 तो छोड़िए, पूरे 2021 में और 2022 में कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करता था। मुझे याद है और मैंने आपसे बात की थी, तब आपने बताई थी ये बात 2020 में। हाँ, तो ये तो अभी ये स्ट्रैटेजी जो है ये सेम, सब फंडामेंटल एवरीथिंग रिमेन सेम, खाली ये मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो रिटर्न आई है वो 47% पोस्ट एक्सपेंसेस की रिटर्न आई है, जबकि इंडेक्स का 26% है। तो मतलब आप देखेंगे तो 21% एनुअल आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पे, राइट। सेम चीज हम एक एआईएफ में भी लॉन्च करते हैं, करे हुए हैं, जो जिसमें अभी यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, अप टू 30% वी कैन डू प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स। तो क्योंकि अभी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी ऐसी कंपनी आ रही है जो मार्केट में भी है ही नहीं, ये फंड ने भी 35% सीएजीआर दिया है वर्सेस बेंचमार्क ऑफ 15%। तो ये हमारी शिफ्ट स्ट्रेटेजी है। इसका भी आप देखेंगे तो सेम फास्टर स्ट्रॉन्गर चीपर फ्रेमवर्क पे हम काम करते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजी हमारी जो मेन फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी है। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी, यील्ड एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जहां पे हम 4 से 5% डिविडेंड यील्ड एंड 10 से 12% अर्निंग ग्रोथ को हम टारगेट करते हैं। इसमें अगेन 10 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, और लार्जली इसमें हमारा 70% पोर्टफोलियो प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का नहीं है। ये स्ट्रैटेजी में आप देखोगे तो है 44% पोस्ट आवर फीस रिटर्न दिया है, बेंचमार्क का 16% ही है। तो
ये एक पीएमएस था। और लास्टली जो है bespoke स्ट्रैटेजी, ये कस्टमाइज स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे मिनिमम 20 करोड़ रुपए लेते हैं, ये हम कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी भी आप देखेंगे तो 34% सीएजीआर का रिटर्न दिया है, 13% के बेंचमार्क के सामने। हर टाइम पीरियड पे हमने परफॉर्म किया है। तो आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइम पीरियड, अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स वी हैव परफॉर्म। सो दिस आर द फोर स्ट्रेटजीज वी हैव। तो अभी इन्वेस्टर को अगर फंड्स डालना है तो ये तीनों स्ट्रेटेजी में आप फंड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? पीएमएस की जी जी शुरू। जी। ओके। सो इसमें ये बताइए। एआईएफ हमारी जो है ये मार्च में बंद हो जाएगी, जो ओके। पर शिफ्ट ये स्ट्रैटेजी की पीएमएस है। में अवेलेबल है ना ये? जी। तो आप बताइए विकास जी कि ये मैन्युफैक्चरिंग की जो आपने थीम, आपने मतलब ये आपने स्टॉक्स करते करते थीम पे पहुंचे, या पहले थीम रिकॉग्नाइज हुई उसके बाद में स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया? तो पहले थीम रिकॉग्नाइज हुई, जैसा कि मैंने बताया, हमारा एक माइंडसेट है, मैजिक बास्केट जो है उसके अंदर हम ढूंढते रहते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो पहले हमने थीम बनाई, उसके बाद में हमने रिसर्च करी कौन सी थीम में ये कंपनीज बेनिफिट होंगी, कौन सा। सो दिस वाज बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। इसमें दो तीन चीज देखने को मिली है अभी रिसेंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे। हिरेन जी, रामदेव जी और जितेंद्र दोषी जी आए थे और हमारा थीम था कि मैन्युफैक्चरिंग प्ले आउट हो रहा है कि नहीं इंडिया में। तो इसमें एक बात निकल के आई कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग की, वो ये लाइन में ना आके दूसरी लाइन में जाना चाहता है बेटा। तो जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जस्ट देयर आर फ्यू कंसर्न्स वी वर डिस्कसिंग। सेकंड, जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ ग्रोथ दिखना था, वो परसेंटेज वो ग्रोथ उतना नहीं दिखा जितना हो सकता है। और तीसरा, कैपेक्स का इशू आ रहा है। आपकी कोई कंसर्न्स रीडिंग है क्या इस सेक्टर को लेकर? देखिए, कंसर्न तो आती रहेंगी। मैं नहीं मानता हूँ कि कंसर्न नहीं होगी और कोई ये नहीं चले, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट में प्रॉब्लम्स तो मतलब आती रहेगी, बट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप अगेन 10 साल का नजरिया रखें तो मुझे लगता है ग्रोथ हर सेगमेंट में आएगी। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम चैलेंजेस, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज स्लोली इम्प्रूविंग, बट स्टिल इट नीड्स टू गेट बेटर। हमको टेक्नोलॉजी का आज भी, मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आज भी हमारी चाइना से ज्यादा है, जो बेटर होनी चाहिए वो हो रही है। आप देखेंगे तो आज भी कई कई सेगमेंट में लेबर की प्रॉब्लम होती रहती है। आज भी हम जो चाइना में 1 1 लाख लेबर एम्प्लॉय करने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो इंडिया में अभी नहीं है, वो भी बनेंगी। पर वो सब इकोसिस्टम बनते 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 टाइम लगेगा। बट एट द सेम टाइम आप ऐसी कंपनियों को आराम से ढूंढ सकते हो जिसमें 20 से 25% ग्रोथ आती रहेगी। तो हमारा तो काम तो वही है कि वो सब कंपनियों को ढूंढते रहने का, और ऐसी कंपनियां बहुत मिल जाती हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग में अभी आपको मतलब उसमें आप एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज भी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, या एक्सपोर्ट का कितना परसेंटेज होता है, पहला क्वेश्चन। एंड ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आप मुझे लार्ज मिड एंड स्मॉल का थोड़ा सा बाइफरकेशन देते हैं, या बॉटम अप रहेगा और इट इज फ्लेक्सिबल चेंज होएगा? ये तो जस्ट। इसमें आई मीन जनरली मैन्युफैक्चरिंग वाले में मोस्टली मिड एंड स्मॉल कैप ही रहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इतना छोटा है कि यहाँ पे लार्ज कैप आएंगे कहाँ से। इट्स लाइक अगर आप बोलोगे मिड 90s में मेरे को लार्ज कैप आईटी दो, तो कहाँ से आएगा? उस टाइम कंपनी सेक्टर ही छोटा था। हाँ, ये कह सकता हूँ 10 साल बाद में आपको बहुत सारी लार्ज कैप कंपनी मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आज आईटी में कितनी सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं। जी। तो यही तो ट्रेंड है, यही तो अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर आज मैं लार्ज कैप मैन्युफैक्चरिंग में ढूंढूंगा तो कहाँ से मिलेगा। पर ये मुझे कन्विक्शन है कि हाँ, बहुत सारी कंपनियां जो हमारी पोर्टफोलियो में वो लार्ज कैप बनेंगी। तो यही एक अपॉर्चुनिटी हम ढूंढते रहते हैं। तो आज की डेट में तो लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप ही है। एक दो कंपनियां हैं लार्ज कैप, बट ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप ही है। और एक्सपोर्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड किए इंडिया ग्लोबल चेन में इंडिया का कैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा एक्सपोर्ट को लेके? आप देखेंगे तो दो तीन चीजें, चार, क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगा उसका एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया ने बहुत सारा इकोसिस्टम बनाया है। पीएलआईज दे रही हैं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है इंडिया का। आप देखोगे तो इंडिया की लेबर कॉस्ट जो है वो $200 है। चाइना की लेबर कॉस्ट $800 है। चाइना की लेबर कॉस्ट 200 $200 होती थी 2012 तक, उसके बाद वो बढ़ गई। तो इंडिया ऑलरेडी उस सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव है। चाइना की और लेबर की पावर, इंडिया की और चाइना की पावर कॉस्ट सेम है। इंडिया की थोड़ी नीचे आ रही है, चाइना की ऊपर जा रही है। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, पर वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। इंडिया में टैक्स रेट जो है वो लोएस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, 17 18% पे। ये कहीं और नहीं है दुनिया में। तो तीसरा क्या है, एक चाइना प्लस वन जो थीम है, वो हर कंपनी दुनिया में जो बड़ी आउटसोर्सिंग करे चाइना का, उनके बोर्ड लेवल एजेंडा है कि उसको डाइवर्सिफाई करना है। पोस्ट कोविड एजेंडा बन गया है, तो उसकी वजह से नेचुरली बहुत सारी डिमांड आ रही है।
जैसे आपको बताता हूँ, जो वॉलमार्ट है वो करीबन करीबन 180 से 200 बिलियन डॉलर का आउटसोर्सिंग चाइना से करता है। इंडिया से वो 10 भी नहीं करता है। तो आपको अब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पोटेंशियल है। वो भाई वो हो सकता है 200 नहीं करे, हो सकता है 100 नहीं करे, पर 10 20 25 30 तो कर सकता है, अगर उनको डाइवर्सिफाई करना है तो। ठीक। अगर आप मान लीजिए इसको आपने अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से समझिए, आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपया एक ही एसेट में लगाया हुआ है, तो आप डाइवर्सिफाई करने की सोचेंगे तो आप ये थोड़े बोलेंगे चलो 1 रुपया मैं दूसरे एसेट में लगा देता हूँ। आप ये बोलेंगे ना मैं 10 लगाता हूँ, 20 लगाता हूँ, 30 लगाता हूँ, तो उसी को डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे ना। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन हो रहा है, ये इंडिया के फेवर में बहुत बड़ी चीज है। और ये जो बड़ी चीज जब लोगों को समझ में जैसे जैसे आएगी वो लोग स्टॉक खरीदते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी ट्रेंड है। तो इसको जो आप चाइना प्लस वन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, और तीसरा एक बात बताता हूँ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके अभी ग्लोबल स्केल फैक्ट्रीज लगा रही है। जैसे आईफोन अभी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है, सैमसंग की सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है। राइट, अभी वो इंडिया यहाँ बना के एक्सपोर्ट करते हैं। राइट, जैसे कि आईफोन आई थिंक 5 बिलियन 10 बिलियन के तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं इंडिया से, और नंबर बढ़ने वाला ही है। तो जब ऐसी यहाँ पे आके बनती है, उनका उनका इकोसिस्टम बनता है। धीरे धीरे अभी शायद वो हो सकता है असेंबलिंग करेंगे, पर धीरे धीरे कंपोनेंट यहाँ बनने चालू हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम बनेगा। एंड एज इकोसिस्टम बिल्ड्स कैपेबिलिटी बन जाती है। तो जैसे मारुति इंडिया में आई थी, तब मारुति का 99% पार्ट इंपोर्ट होकर असेंबल होता था। अगले 10-15 सालों में वो सब यहाँ पे बनने लग गया। आज जो हमारी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, वो इसीलिए इतनी कॉम्पिटिटिव है कि यू कैन कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो इतने सालों से कैपेबिलिटी बन गई। पर वो कैपेबिलिटी 20 साल पहले नहीं थी, 30 साल पहले नहीं थी। तो सेम वे इंडिया में भी बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे जहाँ पे कैपेबिलिटी बनेगी, और वो जो कैपेबिलिटी बनेगी वो कैपेबिलिटी बहुत सॉलिड होगी। वी विल बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वी कैन कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो बहुत बड़ी होगी। जी। सो माय लास्ट क्वेश्चन विकास जी, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो थीम है, जो हम काफी समय से 2007 से कुछ बात कर रहे थे, जो अभी बहुत अच्छे से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, बट उसका अगर आप शेयर मार्केट में परसेंटेज देखेंगे तो हो सकता है 3%, 3.5% हो, बट एक्चुअल जीडीपी में आप देखेंगे तो हो सकता है 6.5-7% हो। दूसरा पावर सेक्टर भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा अंडर प्लेड है। तो ये जो दो सेक्टर है और डिफेंस, तीन सेक्टर है जिसपे आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे बिफोर वी। सेक्टर कौन सा बोला आपने? तो पहला है इंफ्रा, दूसरा है पावर, और तीसरा है आपका डिफेंस। तो आपका तो क्या? सब में, तीनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रा तो आप देखेंगे तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। रेल, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, अर्बन इंफ्रा, मेट्रो, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सब जगह मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगले 10 साल तक इतना भयंकर बनेगा कि शायद हमारे पास बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखो तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रीकिंग, वहां पे काम ही नहीं हो रहा, बट यहाँ पे अभी धीरे धीरे बन रहा है। तो अच्छे से बना रहे हैं और फास्ट बना रहे हैं। तो अभी देखिए आप 400 एयरपोर्ट बनाएंगे तो क्या होगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेलवे इनका बहुत बड़ा इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो आप देखेंगे तो वंदे भारत ट्रेन से लेके अमृत, बहुत सारी मतलब 450 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं। तो पूरा एकदम भयंकर प्रोग्राम है। वो तो एक बहुत बड़ी बात है। पावर सेक्टर में भी बहुत रिन्यूएबल एंड थर्मल में इन्वेस्टमेंट चालू हो रहा है। बिकॉज अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको पावर लगेगा ही। और पिछले 10-12 सालों में कुछ पावर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है। वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट। सेम वे आई थिंक डिफेंस, तो मोदी जी का ड्रीम रहा है कि मुझे, मेरा मानना है कि अगले 25 साल में इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस। एंड क्योंकि जैसे जैसे कोई कंट्री का क्लाउड बढ़ता है ग्लोबली, तो वो जाके हमारा, और ऑलरेडी इंडिया ने काम करना चालू कर दिया उस पर। ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट आई थिंक शायद 15,000 करोड़ का तो कुछ पहुंच गया है। तो ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 10 20 25 सालों में हम लोग, वी विल हैव लॉकहीड मार्टिन ऑफ द कंपनी इन इंडिया, HAL कैन बिकम दैट। तो वो सब हो सकता है। HAL जैसी कंपनियां यहाँ से 10 गुना भी बन सकती है, क्योंकि अभी सब जगह भी आई ना जियो पोलिटिकली कॉन्फ्लिक्टेड एनवायरमेंट ग्लोबली। तो सबको हथियार तो लगेंगे, गोलियां तो लगेंगी। तो वो सब तो चलते रहेगा। तो मेरे को लगता है तीनों सेगमेंट जो आपने पूछे, उनमें बम्पर ग्रोथ आने वाली ग्रेट, ग्रेट। विद दैट वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। विकास जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला, है। हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में डिस्कशन किया। एंड आई होप, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। एंड हमारे भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ये जर्नी को ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर योर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। टाइम।